नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड की इस खास पेशकश में, जहां पर आज हमारे साथ ऐसी खास शख्सियत मौजूद है जो राज्य सरकार की पेपर लीक के मामले को लेकर लगातार आक्रामक रहे हैं और साथ ही साथ पिछले लंबे समय से युवा जो बेरोजगार है उनके हितों को ध्यान में रखते हुए, उनकी मांगों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री हो या चाहे फिर सरकार हो, उनके सामने हमेशा बेबाकी से अपने सवाल उन्होंने रखे हैं। आज हमारे साथ मौजूद है राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेंद्र जी। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद सर। उपेंद्र जी, इन दिनों अगर प्रदेश की सरकार देखी जाए तो सबसे बड़ा जो मुद्दा सामने, ज्वलंत मुद्दा जो आ रहा है वो पेपर लीक को लेकर आ रहा है और पेपर लीक को लेकर लगातार आप भी जो है आवाज उठाए जा रहे हैं, तो क्या इसके बारे में आपका कदम है? पूरे राजस्थान के युवा सड़कों पर उतर गए। 28 दिसंबर को जयपुर में, फिर बाड़मेर में, सूरतगढ़ में, चौमू में, नावा में और आज जोधपुर की पावन भूमि पर मुख्यमंत्री जी के गृह निवास में आप हजारों की संख्या में युवा सड़कों पर उतरे। पेपर लीक की घटना एक नहीं 10 पेपर लीक राजस्थान में हो चुके हैं। पेपर लीक होने के बाद कोई सी भी सरकार है, इस सरकार में 10 पूर्ववर्ती सरकार में पेपर लीक हुए। आसान है कि ये कह देते कि हमने माफियों को पकड़ लिया है, पेपर रद्द कर दिया, लेकिन उसके पीछे उस पीड़ा को नहीं देखते जो युवा बेरोजगार पिछले 3 साल से तैयारी कर रहा है, कर्जा लेता है, कोई नौकरी छोड़कर, क्योंकि कई आर्थिक हालात इतने होते हैं, कई प्राइवेट जॉब भी करता है, लेकिन वो कहता है चल 6 महीने में प्राइवेट जॉब बंद करते हूँ, मैं तैयारी कर लेता हूँ, मेहनत करता है, कोई कर्जा लेता है और अपने आप को कमरे में झोंक देता है, बड़ी मेहनत करता है, लेकिन जब वो एग्जाम देने जाता है, पेपर लीक हो जाता है तो उसके ऊपर इतना अवसाद में चला जाता है, वो पूरा परिवार अवसाद में चला जाता है। तो उसकी पीड़ा कोई जानता ही नहीं है कि उनको आर्थिक और मानसिक कितनी उसको पीड़ा हुई है, कितना नुकसान हुआ है। राजनेताओं को जानना चाहिए कि ये आसान नहीं है कि पेपर रद्द कर दिया, वो उस शोले से नहीं है। आप पेपर लीक की इस घटनाओं को रोकना होगा। आज युवा बेरोजगार अवसाद में जा रहा है, एक नहीं 10 परीक्षाओं का पेपर लीक हो गया तो लगातार युवा सड़कों पे आ गया है। 2023 चुनाव आ गया तो कांग्रेस सरकार के लिए बड़ा सिरदर्द बन चुका है पेपर लीक। हम लगातार मांग कर रहे हैं कि सख्ताई से आपको एक्शन लेना होगा, पेपर लीक मुक्त राजस्थान करना होगा। युवा जो कई लोग शॉर्टकट में आपराधिक दुनिया में कदम रख रहे हैं कि मैं भी पेपर ले लेता हूँ, वो भी अपराध की दुनिया में जा रहे हैं और विश्वास उठता जा रहा है। एक नहीं 10 भर्ती परीक्षाओं को पेपर लीक होने से युवाओं का विश्वास उठ रहा है। जैसे अब फरवरी में अध्यापक भर्ती परीक्षा 48,000 पे, तो वो कह रहे हैं तैयारी तो कर रहे हैं कि पेपर लीक ना हो जाए। तो सरकार को इसमें बड़ा एक्शन लेना होगा, जिसके लिए हम पूरे राजस्थान में युवा बेरोजगार सड़कों पर उतर चुके हैं। आज भी युवा आक्रोश महारैली जोधपुर में आपने देखी है, बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में युवा सड़कों पर उतरे हैं। तो मुख्यमंत्री जी से गुहार कर रहे हैं, सरकार से गुहार कर रहे हैं कि आखिरकार कब तक युवा बेरोजगार ये कष्ट, पीड़ा, ये पेपर लीक का सामना करता रहेगा, अपने आप को रोता है, आज रात को रोता है, एक अकेला बैठ कर रोता है कि आखिरकार मेरे सपने कब पूरे होंगे। आज इन सपनों को बेचा जा रहा है, सपनों को तोड़ा जा रहा है। ये पेपर लीक माफिया हत्या रहे हैं, युवाओं को एक तरह से अवसाद में लेके जा रहे हैं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पेपर लीक मुक्त राजस्थान बने, युवा सड़कों पर उतरे, गांधीवादी नीति से उतर रहा है, सरकार को जगाने की कोशिश करे कि एक्शन लीजिए, युवाओं का भविष्य बचाइए। उपेंद्र जी, अगर पिछले कुछ सालों की बात की जाए तो प्रदेश में पेपर लीक एक तरह से ट्रेंड सा बन गया है, यूं कहें एक नया फैशन बन गया है। तो इसके पीछे कई बार ऐसा भी कहा गया है जो बड़े बड़े प्राइवेट इंस्टीट्यूट है उनका भी नाम सामने आता है, उसकी वजह से भी ऐसा होता है। आपको क्या लगता है आखिर क्या है इसका मुख्य कारण? मुख्य कारण है कि आपने जो अपराधी है, हम लोग अक्सर आप भी चलाते हो कि हमने इतने, पुलिस प्रशासन ने इतने अपराधियों को पकड़ लिया, पेपर लीक माफिया को पकड़ लिया, डमी अभ्यर्थियों को पकड़ लिया, नकलचियों को पकड़ लिया। आज तक कभी देखा किसी को सजा मिली है? रीट का बड़ा उदाहरण दे रहा हूँ, 95 लोग अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं, 90 से ज्यादा लोग जेल से बाहर आ गए। टेक्निकल हेल्पर में जिन लोगों को गिरफ्तार किया था 6 परीक्षा केंद्रों पर गड़बड़ी के, वो लोग बाहर आ गए, वापस कोचिंग में पढ़ा रहे। आप कोचिंग का नाम ले रहे हो तो कई कोचिंग, जैसे अभी जो बुलडोजर चला जिस कोचिंग के ऊपर, हालांकि वो प्राइवेट व्यक्ति के वो किराए पे वो बिल्डिंग थी, उस पर बुलडोजर चलाने के बजाय जो पेपर लीक माफिया थे उनके मकानों पर बुलडोजर चलना चाहिए था, उनकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए थी। वो मांग हम लगातार कर रहे हैं।
जो कोई चाहे पेपर लीक माफिया हो, चाहे वो आप कोचिंग माफिया हो, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो युवा बेरोजगारों को सपनों को बेच रहा है, हत्यारा है, मैं जो उसको हत्यारा कहूंगा, कार्रवाई होनी चाहिए। आज क्या पेपर लीक माफियों में डर नहीं है, जेल जाते हैं, वापस आ जाते हैं, फिर उन्होंने व्यापार बना लिया, एक धंधा बना लिया। जब सुरेश ढाका का नाम पहली भर्ती परीक्षाओं में नाम आया था, उस समय उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया, उसकी संपत्ति जब्त क्यों नहीं की? जब तक अपराधियों में डर नहीं होगा। हम लोग रासुका कानून की मांग क्यों कर रहे हैं? रासुका कानून के तहत 12 महीने तक इनकी जमानत नहीं होगी। अभी जो नया कानून आया, जिसके लिए मैं 14 अक्टूबर को आमरण अनशन पे बैठा, उसके बाद गैर जमानती नया कानून आया। सरकार ने कहा कि 10 साल की सजा का प्रावधान है, 10 करोड़ तक इनकी आर्थिक दंड होगा, संपत्ति जब्त करेंगे, और कई चीजें उन्होंने घोषणा की, विधानसभा में पारित किया। हम भी खुश हुए कि हमारी सरकार ने मांग मान ली। उसके बाद 4 भर्ती परीक्षाओं का पेपर लीक हुआ, टेक्निकल हेल्पर का, सेकंड ग्रेड का, वनरक्षक का और कांस्टेबल का। हमने मांग की कि 4 भर्ती परीक्षाओं को पेपर लीक हुआ तो नए कानून थे, इनकी संपत्ति जब्त करो, अब इनके खिलाफ कार्रवाई करो। ये कह रहा है कि कानून की प्रक्रिया में समय लगता है, हम एक साथ इनकी संपत्ति जब्त नहीं कर सकते। तो हम मांग कर रहे हैं कि ऐसे तो ये बच जाएंगे। हम मांग कर रहे हैं कि रासुका कानून लागू करो, उठा के जेल में डालो 12 महीने। वो 12 महीने तक जब वापस बाहर आएगा, जब तक नए कानून के तहत संपत्ति जब्त हो जाएगी। आप माफियों की कमर तोड़िए, उसको कमजोर करिए, उसको जेल में डालिए। यह माफिया कितनी तेज हो गई कि खुद के नाम से, अपने परिवार के रिश्तेदारों के नाम से संपत्ति नाम करवा रही, तो उसकी भी जांच करिए और उसको भी आप जब्त करिए और उसको जेल में डालिए। जब रासुका लाग कर उसको जेल में डालेंगे, उसकी संपत्ति जब्त करेंगे, गिरोह को खत्म करेंगे, अपराधियों में डर होगा, बुलडोजर माफिया की बिल्डिंग पर चलेगा, वो बेघर होगा, तब ये चीजें रुक पाएंगी। अपराधियों में डर ही नहीं। इन सब के पीछे आपको क्या लगता है कि कई सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है या उनकी कार्यप्रणाली पर आप सवाल उठा रहे हैं? कार्यप्रणाली पे ये कार्य पेपर लीक होना सवाल उठ रहा है, एक नहीं, दो नहीं, 10 जो भर्ती हम- परीक्षाओं को पेपर जो लीक हम हुआ। अपराधियों लेकिन को ये मैं दावे सजा के साथ कह सकता हूं, पेपर लीक माफिया को कहीं ना कहीं नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। पेपर लीक माफिया और नेताओं का गठजोड़ है, कहीं ना कहीं ये गठजोड़ नहीं टूटेगा जब तक ये लोग करते रहेंगे। हालांकि अब नेताओं को डर लगने लगेगा कि यदि पेपर लीक रुके नहीं तो 2023 में उनका भविष्य लीक हो जाएगा, कि युवा जागरूक हो गया, जाति और धर्म के नाम पे वोट नहीं करेंगे, युवा अपने भविष्य के लिए। आपने देखा कितनी बड़ी संख्या में हर जगह युवा सड़कों पर उतर रहा है। तो 2023 के चुनाव महत्वपूर्ण है, युवा अपने भविष्य के लिए सड़कों पर उतर रहा है और नेता अपना भविष्य बनाने के लिए गली मोहल्ले में जाएंगे वोट मांगने के लिए। ये सीना तान करके युवा खड़े मिलेंगे, क्या हुआ हमारे भविष्य का, कैसे भविष्य को बेच दिया। तो अभी बहुत रोचक आप देखना नजारे सामने आएंगे, कई लोगों का विरोध होगा। मैं तो मुख्यमंत्री जी की नगरी में ये अभिभावक है, मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि आप एक्शन लीजिए, गिरोह को चुन चुन कर आप अभियान चलाइए, इनको खत्म करिए, इनकी बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाइए। और साथ में एक चीज सवाल ये उठ रहा है कि मैं, आपने भी देखा होगा कि अधिकतर सरकारी कर्मचारी इसमें लिप्त पाए जाते हैं। आप उसको निलंबित करके घर बैठे आधी सैलरी दे रहे हो, आप उसको सेवा से बर्खास्त करिए। आज तक एक भी व्यक्ति को उसको बर्खास्त नहीं किया गया, आप बर्खास्त करिए, उसको जेल में डालिए और उसकी भी संपत्ति जब्त करिए। यह सख्त आपको रवैया अपनाना पड़ेगा, कानून की प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। यदि उनमें डर स्थापित हो जाएगा कानून का भय, तो कर्मचारी जो भी है उसको निलंबित करने के बजाय बर्खास्त करें, उसकी संपत्ति जब्त करें। इसके अलावा डमी अभ्यर्थी पकड़े जाते हैं कि डमी अभ्यर्थी पकड़ा गया उसको वापस छोड़ देते। आप डमी अभ्यर्थी को भी आजीवन उसको डिबार करिए और जिसकी जगह बैठा है उसको भी आजीवन डिबार करिए। आपको सख्त एक्शन लेना होगा, डर होगा। आप ये एक्शन लोगों देखना, अपराधी में डर होगा, घबराएगा कि मैं पकड़ा गया तो मैं तो जीवन बर्बाद हो जाऊंगा, और मैं पकड़ा गया तो मेरी तो बिल्डिंग पे बुलडोजर चल जाएगा। अब क्या होता है, राजनीति सोचता है कि यार मैंने बुलडोजर चला दिया, कहेंगे साहब योगी सरकार की कॉपी कर ली। आप उसे मत ध्यान दीजिए, आप बुलडोजर चले, राजस्थान की युवा जिंदाबाद बोलेंगे, अशोक गहलोत जी जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, हम बोलेंगे। आप बुलडोजर चलाइए, संपत्ति जब्त करिए, इनको खत्म करिए, इनको खत्म करिए, गिरोह खत्म करिए। आप बताइए गिरोह का नाम क्या आता है? गिरोह का नाम आएगा सांचौर, जालोर, बाड़मेर, जोधपुर, सवाई माधोपुर, 4-5 जिलों का नाम आता है। यहाँ के निवासी थोड़ी गलत है, जोधपुर के निवासी अच्छे हैं, जालोर के, सांचौर के निवासी अच्छे हैं। यहाँ कुछ अराजक तत्व है जो उन जिलों को, विष्णु समाज को बदनाम करे। पूरा विष्णु समाज गंदा थोड़ी, गलत थोड़ी, विष्णु समाज सभ्य समाज है, लेकिन उसमें जो अराजक तत्व है वो भी चाहते हैं वो खत्म हो। वो भी चाहते हैं जो जालोर में जो अराजक तत्व है जिनका नाम आ रहा है वो खत्म हो। समाज गलत नहीं है, न जिला बाड़मेर, जालोर ये गलत है, जोधपुर गलत है, लेकिन ये अराजक तत्वों को खत्म करना होगा। वो भी चाहते हैं वो उनका जिला का नाम वो खराब कर रहे हैं, तो उनको खत्म करिए। सरकार को अभियान चलाना चाहिए इसके लिए। एक बात मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा, जैसा कि आपने कहा कि योगी सरकार की कॉपी, मैं कहता हूँ कि अगर किसी सरकार के अच्छे एक्शन की कॉपी की भी जाती है, फिर चाहे वो योगी सरकार हो चाहे मोदी सरकार, तो उसमें शर्म किस बात की? अगर वो अच्छा है तो क्यों नहीं कर पाती है सरकार? देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी तक सारी बातें, स्थिति स्पष्ट नहीं जा रही है। मुझे लगता है कि ऐसे कह रहे हैं कि साहब 24 तारीख का पेपर, जो आपको पता है, हमें पता है, जो बस पकड़ी गई 24 तारीख का पेपर रद्द कर दिया, उससे पहले उस बस में कई अभ्यर्थी गए हैं, जो फुटेज आए हैं, वहां भी उन्होंने पेपर दिया, उन्होंने स्वीकारा कि हमने पेपर लीक किया।
अब उन कह रहे कि साहब पेपर लीक ही नहीं हुआ, साहब इन 2 और को हम रद्द कर देंगे तो सरकार की बदनामी हो जाएगी। तो उसको दबाने से क्या होगा, हमने उनको दबा दिया तो उसमें पेपर लीक करने वाले जो लोग भी बच गए ना, और फिर वापस वो दोबारा बड़ा कांड करते हैं। तो मुख्यमंत्री जी को पूरी निष्पक्ष जांच करके निर्णय लेना चाहिए। ये नहीं घबराना, ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी बदनामी होगी। सख्त एक्शन लेना चाहिए कि लीक हुआ गया, सब जगह गया तो रद्द करूंगा और सबको खत्म करें कि जिससे वो दोबारा पनपे नहीं। आप जो आपको राय दे रहे हैं ना कि बदनामी तो जब सेकंड ग्रेड का पेपर लीक हो तभी हो गई, बदनामी से नहीं डरना चाहिए, सख्त एक्शन लेना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहा हूं, अब सख्त एक्शन लीजिए, यो आपके साथ है, हम साथ आएंगे, कोई आपको बदनाम नहीं करेगा, हम साथ आएंगे। एक्शन लेना होगा, गिरोह को खत्म करिए, माफिया को खत्म करिए, जेल में डालिए, बुलडोजर चलाइए, कोई कॉपी नहीं है, हम आप जिंदाबाद बोलेंगे। इसलिए न्याय मांग रहे हैं, एक गृह निवास है। ये बड़ा मैसेज गया है कि मुख्यमंत्री जी के गृह निवास में भी यौन कितना बड़ा आक्रोश है, और कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी अभिभावक का न्याय करिए, न्याय मांग रहे हैं उनसे। तो बड़ी संख्या में लोग आज सड़कों पर उतरे। लेकिन इन सब के पीछे एक आरोप यह भी लगता है कि कहीं ना कहीं उपेंद्र यादव खुद ये नहीं बोल रहे, बल्कि वो कहीं ना कहीं राजनीति परिवेश में आकर किसी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हुए ये सब बातें कर रहे हैं। तो क्या वो सही है? एक चीज बताऊं आपको, 2018 में जब चुनाव हुए थे, मैंने तो कांग्रेस को समर्थन दिया था। भीलवाड़ा में राहुल गांधी जी से मिलकर कांग्रेस कार्यालय में बैठकर प्रदेश प्रवक्ता और राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा जी, जो अभी राज्यसभा सांसद है प्रमोद तिवारी जी, वो सब बैठ के मेरा, आप फेसबुक पे सारे वीडियो पड़े, मैंने तो खुला प्रचार किया, खुला समर्थन दिया। बीजेपी सरकार में लाठियां खा रहा था, जेल जा रहा था, कांग्रेस को साथ, और कांग्रेस वाले उस समय धन्यवाद बोले थे, उपेंद्र तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो कैसे हो जाऊंगा मैं? मतलब उपेंद्र मेरी यादव पार्टी मेरे किसी युवा, पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, मेरी पार्टी मेरे युवा, युवाओं को रिप्रेजेंट कर हाँ मेरी पार्टी मेरी युवा। इसी और बात यदि पर- कोई ये कह दे किसी पार्टी को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो मैं तुरंत इस्तीफा दे दूंगा, मुझे जेल में डाल देना, मैं दावा कर रहा हूं, चैलेंज दे रहा हूं। अरे जिस समय मुझे किसी पार्टी से जुड़ना होगा या किसी पार्टी में जाना होगा, मैं युवाओं के साथ धोखा नहीं करूंगा, मैं इस्तीफा देकर चला जाऊंगा। लेकिन जब तक मैं राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ में हूं, मैं युवाओं के लिए जान दे सकता हूं, युवाओं के लिए मर सकता हूं, युवाओं के लिए कुछ भी कर सकता हूं, युवाओं के साथ चीटिंग नहीं करूंगा, न झुकूंगा न रुकूंगा, अंतिम सांस उनके लिए संघर्ष करूंगा। लेकिन अभी फिलहाल मैं तो कह रहा हूं कि सरकार जो हमारे तमाम लिखित समझौते हुए, जो गुजरात समझौता, लखनऊ समझौता, मंत्रियों के साथ समझौता और जो पेपर लीक की मांगे पूरी करते हुए मैं जिंदाबाद बोलूं, मैं तो कांग्रेस में आ जाऊंगा, मैं युवाओं को कांग्रेस में ले आऊंगा। पता इससे ज्यादा क्या कह सकता आदमी? कांग्रेस ज्वाइन कर लूंगा, कांग्रेस में आ जाऊंगा, हमारी मांगे पूरी कर दो। और ये चलो कांग्रेस भी ज्वाइन नहीं करता, ये हमारी मांगे पूरी करते तो मैं हमेशा राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ बंद कर दूंगा, इस्तीफा दे दूंगा, संगठन खत्म, मैं खत्म, फिर खत्म, कोई आरोप ही नहीं लगेगा किस पार्टी का। लेकिन देखो जहां गलत होगा, देखो पेपर लीक होगा, युवाओं के सपनों को बेचा जाएगा, धोखा होगा, मैं विरोध करूंगा। और विरोध की सजा मिल ही रही है। अभी थोड़े दिन पहले झूठे मुकदमे में मुझे जेल में डाला, जिसमें कोई लेना देना नहीं, जिसे व्यापार में जेल में डाला। जून में 4 मुकदमे दर्ज कर 10 दिन तक जाला। गुजरात गया, गुजरात पार्टी बीजेपी है ना, वहां भी मुझे 3 बार जेल में डाला। कोई सी भी सरकार में लटका रहा हूँ, जेल में जा रहा हूँ। बीजेपी सरकार में 5 साल संघर्ष किया, अब मैं संघर्ष कर रहा हूँ, पिछले 4 साल से सड़कों पे आपने देखा होगा। मतलब इससे यह तो स्पष्ट हो गया है कि आप किसी भी पार्टी को कहीं पर रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, आप सिर्फ और सिर्फ युवाओं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक सवाल यहाँ पर आपसे और जानना चाहूंगा कि आखिर ऐसा क्या है उपेंद्र यादव में कि उनकी एक आवाज पर हजारों युवा बेरोजगार सड़कों पर उतर आते हैं? तो क्या उनको लगता है कि यह वो आवाज है जो हमारे लिए उठ रही है और हमारे साथ चलेगी? देखो, फरवरी में 11 साल हो जाएंगे। दांडी यात्रा महात्मा गांधी जी के बाद जो सेकंड और आधुनिकवाद में पहली दांडी यात्रा, 1100 लोगों के साथ गुजरात में जाना। और जो युवा बेरोजगार सड़कों पे आते हैं ना, पहले उनको खाना खिलाता हूँ, उनको सुलाता हूँ, उसके बाद मैं खाना खाता हूँ, मैं ही सड़क पे सोता हूँ। जब लाठी खाने की बारी आती है ना, उपेंद्र यादव लाठी खाता है। अनशन करने की बारी तो राजस्थान में सबसे ज्यादा अनशन किया, सबसे ज्यादा लाठियां खाई, सबसे ज्यादा जेल गया, और 2 लाख या 2.5 लाख के करीब सरकारी कर्मचारी इस संघर्ष के बदौलत नौकरी कर रहे हैं। तो राजस्थान का युवा, उनका परिजन जानता है कि ये व्यक्ति जो बोलता है साफ सुथरी बोलता है, राजनीति नहीं करता है, सबसे पहले लट खाता है, जेल जाता है, सड़कों पर सोता है। मैंने कभी भी युवाओं के साथ चीटिंग नहीं किया, ना मैं करूंगा। बहुत ऑफर आते हैं, बहुत प्रलोभन आते हैं, बहुत लोग आते हैं, लेकिन मैंने चीटिंग नहीं की। मैं युवाओं के लिए लड़ रहा हूं। आज तक क्या हुआ? युवा के नाम पे राजनीति करने वाले बहुत राजनेता विधानसभा में जाएंगे, जोर जोर से बोलेंगे युवाओं के साथ हो गया। कहां चले गए वो? क्यों नहीं बोले पेपर लीक के लिए? जब दांडी यात्रा में लोग सड़कों पे सो रहे थे, हमें गिरफ्तार करे थे, क्यों चुप हो गए? क्यों मीडिया में नहीं बोला? क्यों प्रेस नोट जारी नहीं किया? क्यों नहीं मुख्यमंत्री से अपील की? कहां छुप गए थे? रजाई ओढ़ के सो गए थे वो। और अब 2023 में कहेंगे युवा हितैषी है। देखना, अब दिखेंगे, अब बरसाती मेंढक जैसे सब लोग युवा हितैषी कहेंगे। जब मेरा बेरोजगार रो रहा था, मेरा बेरोजगार सड़कों पे सो रहा था, जेल जा रहा था, तब ये कहां गए थे ये युवा हितैषी नेता? कोई नहीं था।
कोई नहीं था, हम लाठियां खा रहे थे, सड़कों पे थे। और ये युवा जानते हैं, युवा साथ रहते, उनको पता है, जो मेरे साथ रहते कि यार मैं सड़कों पे सोया हूं उनके साथ, जहां जगह मिल गई वहां सोया हूं। मुख्यमंत्री ने अपने एक भाषण में यह भी कहा है कि उनका जो आगामी बजट होगा वो युवाओं को पूरी तरह समर्पित होगा। देखो ये सत्य है, मैं मुख्यमंत्री जी का आलोचक नहीं हूं और न मैं उनका विरोधी हूं, न कांग्रेस सरकार का विरोधी हूं। मैं गलत नीतियों का विरोध कर रहा हूं। जहां अच्छा सरकार ने किया, मैंने मुख्यमंत्री जी का कई बार हजारों की संख्या में धन्यवाद दिया, आगे भी अच्छा करेंगे तो मैं धन्यवाद दूंगा। और यह भी सत्य है कि ऐसा नहीं कि हम विरोध कर रहे थे, मैं झूठ, हर चीज झूठ बोलूंगा। पूरे देश में सबसे ज्यादा भर्तियां राजस्थान में आई है, यानी कि इसी मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में ही है। लेकिन यह भी सत्य है, सबसे ज्यादा पेपर लीक भी राजस्थान में हुए 10 भर्ती परीक्षाओं का। इसलिए मैं विरोध कर रहा हूं। इसलिए जो कांग्रेस के जो नेता थे और लोग, जिनको जब बीजेपी सरकार में आंदोलन करा था, तो वो बहुत कहते थे कि उपेंद्र यादव बहुत अच्छा संघर्ष करा। आज वो, जैसे आपने बताया, वो आरोप लगा रहे कि किसी पार्टी के इशारे में तो नहीं कर रहे, क्योंकि मैं आज सच बोल रहा हूँ, सच की आवाज में, युवाओं की आवाज बन रहा हूँ। उन पीड़ित माँ बाप, उन बेरोजगारों को न्याय दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो बेचारे दुखी। मैं उनका दर्द जानता हूँ। जब 24 तारीख को पेपर लीक हुआ तो भैया वहां बहुत लोग रो रहे थे, कई लड़कियां लड़के, मैं खुद रोने लगा। मैं 24 तारीख को पूरी रात पर नहीं सोया, मैंने 15 सुझाव रात भर जाग के बनाया। दूसरे दिन मैं मुख्यमंत्री कार्यालय निवास जाकर वो सुझाव देके आया। 28 तारीख को मैंने प्रदर्शन किया, फिर चोमू में किया, फिर नावा में किया, और आज जोधपुर में किया, और फिर 13 तारीख को छापरा, और 16 तारीख को कुचामन। मैं जगह जगह जा रहा हूँ। न मेरे पास बसें हैं, न मेरे पास बेरोजगारों को खाना खिलाने के लिए, न मेरे पास इतने कैसे। जैसे मैं युवाओं को धन्यवाद देना चाहूंगा कि सोशल मीडिया के माध्यम से एक आवाज में इतना विश्वास के लिए आ रहे हैं। ये आज आज यहाँ आया हूं इतनी बड़ी संख्या में आया, तो मुझे, ये मेरी ताकत है, ये मेरा हौसला है। इसलिए मैं कोई सी भी सरकार में टकरा जाता हूं। मुझे ये भी पता है, मैं आपके चैनल पे दावा कर रहा हूं, मुझे कभी भी किसी भी मामले में कोई भी, पिछली बार फंसाया, मान लीजिए मेरे गाड़ी में इसमें गांजा कुछ भी रख दिया, हथियार रख दिया, अनैतिक किसी चीज में, मुझे लगता है कि जब मैं युवाओं की आवाज उठा रहा हूं, मुझे तो जब पहली बार, जब 19 नवंबर को मुझे जो जबरदस्ती फंसाया गया, अभी फंसा सकते, क्योंकि उनको पता कि युवा उनकी आवाज बन रहा है, हजारों लाखों लोग उनसे जुड़े हुए हैं, एक आवाज में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन युवा, अपने आप को युवा नेता कहते हैं, उनको भी खतरा है। कि यार ये आगे नहीं बढ़ जाए। जब मेरे जैसा व्यक्ति जमीन से निकलकर युवाओं की आवाज बुलंद करके, मैं दर्द जानता हूँ, इन नेताओं को, भर्तियों को पता नहीं। मैं हर भर्ती बता सकता हूँ, कौन कहाँ लंबित है, कौन सा पेपर लीक हुआ, कब हुआ, सारी चीजें, क्योंकि मैं उनके बीच में रहता हूँ, उनका दर्द जानता हूँ, उनके बीच में रहता हूँ। यहाँ आया हूँ ना, उसके यहाँ रैली के बाद मैंने कम से कम 10 संगठनों के उनके ज्ञापन लिए, उनकी बात सुनी है। कुछ मैंने डायरेक्ट अधिकारियों से बात की है, अभी डायरेक्टेड जो कनिष्ठ निदेशक से जाके मिल के आऊँ। तो मैं तो कोशिश, आरपीएस सचिव साहब से मैं फर्स्ट ग्रेड के परिणाम के लिए मैंने फोन पे बात की। मैं तो हर युवा की कोशिश करता हूँ। कुछ लोगों को समय दिया जयपुर में कि आप 15 तारीख का हो, मैं जनसुनवाई करके उनके साथ जाता हूँ, कोशिश करता हूँ उनकी पीड़ा जितनी कम हो, मैं पूरी कोशिश करता हूँ। मैं किसान का बेटा हूँ, मैंने सब्जी खुद ने खरीद के बेची है, रात भर खेतों में पानी दिया, तो मैं दर्द जानता हूँ। आज मैं नेताओं जैसे करने लग जाऊंगा तो इन लोगों को कौन पूछेगा, कौन सुनेगा। मैं एक चीज मांग रहा था लगातार कि छात्र संघ आयोग बनाया जाए। आपने माटी कला बोर्ड, केस कला बोर्ड, युवा बोर्ड, विप्र बोर्ड, बहुत बोर्ड बना दिए जाति अनुसार अपने वोट लेने के लिए। ये जो सबसे ज्यादा ताकतवर है, जो सत्ता में लाने का काम युवा करते हैं, हर जाति के लोग हैं, तो उनके लिए छात्र संघ आयोग बना रहा हूँ, बनाने की मैं मांग कर रहा हूँ। और मैं कह रहा हूँ स्टाम्प पे लिख के दे दूंगा, उपेंद्र यादव नहीं बनेगा। उनको लगता है उपेंद्र यादव इसलिए मांग कर रहा है कि उपेंद्र खुद बनना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ, आज बेरोजगार बेचारा धरना प्रदर्शन के लिए पैदा हुआ क्या, या जो घर से निकल के कोचिंग में धरना प्रदर्शन, आज वो अपनी बात रखे, आयोग है वह बात रखे, तो वो आयोग का अध्यक्ष, संबंधित मंत्री, आईएएस अधिकारी और पीड़ित अभ्यर्थी बैठ के उनके सामने, मेरा परिणाम क्यों नहीं आ रहा, उसको जानने का अधिकार है युवा को कि मेरा परिणाम क्यों नहीं आ रहा, मेरा आंसर क्यों जारी क्यों नहीं हो रही, मेरी विज्ञप्ति जारी क्यों नहीं हो पा रही, मेरी एग्जाम क्यों नहीं हो पा रही। तो वो पूछे। आज भटकता है, जन सुनाई मुझे करनी पड़ती है, मैं उनके साथ भटकता हूँ। तो वो वोट देता है, सत्ता में लेके आता है, क्या उतना भी अधिकार नहीं कि अपनी पीड़ा वो रख सके। एक माध्यम चाहिए बात रखने का, आप कहाँ रखे, बहुत दुखी परेशान है। उस आयोग की हम मांग कर रहे हैं। आज तक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती आज तक नहीं आई, उसकी हम मांग कर रहे हैं। और राजस्थान में बाहरी राज्यों के लोग कोई भी आ जाता है, बाबा जी का भंडारा है, आता है, उनको लो। और राजस्थान के लोग जाते हैं 20-21 राज्यों में नहीं लेते। बिहार वालों ने लिख दिया कि बिहार का निवासी होना चाहिए, वेस्ट बंगाल में बंगाली, गुजरात में गुजराती, कर्नाटक में कन्नड़, ऐसे कहकर राजस्थान वालों को बाहर कर देते हैं। और यहाँ कोई भी आए तो राजस्थान के बेरोजगार को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। तो कई ऐसी चीजें जिनके लिए लगातार हमारा संघर्ष जारी है।
ये जो भ्रष्टाचार है, ये जो पेपर लीक के मामले हैं, ये जो बार बार जो युवाओं के साथ एक तरह से खिलवाड़ कहते हैं वो होता है, तो इन सबको देख के कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता है कि केंद्र सरकार की या मोदी सरकार की जो प्राइवेटाइजेशन की जो पॉलिसी है उसको और इम्प्लीमेंट करना चाहिए, कहीं ना कहीं वो इसमें मददगार साबित हो सकती है? देखो, बेरोजगारी देश और प्रदेश की सबसे बड़ी चिंता का विषय है। और पेपर लीक यही नहीं, केंद्र सरकार में भी है। और केंद्र सरकार को भी संसद में ऐसा एक कानून लेकर आना चाहिए, उम्र कैद की सजा कर दो। ये हत्या कर रहे हैं युवा बेरोजगारों को, नहीं उनके माँ बाप के सपनों की हत्या कर रहे हैं। तो केंद्र सरकार को भी इसमें कानून लाना चाहिए। रही बात, मैं आपको दो चीजें बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, राज्य सरकार से भी मैं निवेदन करूंगा, हमारे मुख्यमंत्री जी से भी और प्रधानमंत्री जी से भी, कि चिकित्सा के क्षेत्र में कई देशों में आवश्यकता है किसी को नर्सिंग कर्मी की, किसी को रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन की, एएनएम जीएनएम सबकी। आप एक्सपोर्ट करिए ना, यहाँ से आप तैयार करिए। हजारों क्या लाखों ऐसे युवाओं की आवश्यकता है, भेजिए। युवा आजादी के लिए तैयार है, आप सुविधा उपलब्ध करवाइए। जब यहाँ आप ट्रेनिंग, आप कॉलेज खोल रहे हैं, ट्रेनिंग देके एक्सपोर्ट करिए, वहाँ भेजिए, तो बेरोजगारी दर कम होगी। एक चीज तो ये, एक चीज ये है कि अपने देखते हैं न्यूज़पेपर में सब चीज देखते हैं कि एक नौकर ने उनके सेठ का गला काटा, चोरी की, भगा, ये चीजें की। आप हर जिला स्तर पर एक ट्रेनिंग सेंटर खोलिए, ठीक है, और उसमें ड्राइवर, कुक, नर्सिंग कर्मी जो भी है ना, वहां से सरकार द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमारी 7.5-8 करोड़ के करीब हमारी राजस्थान में जनता है, और मुझे लगता है 50 लाख के करीब तो लोगों को नौकर तो चाहिए। नौकर चाहे वो कुक हो, चाहे जो भी कर्मचारी, उनको चाहिए। तो हम लोग यहाँ उसको, आप वेल ट्रेंड हम यहाँ से देंगे, सरकार उपलब्ध कराएगी। वो पुलिस द्वारा वेरीफाई होगा तो कोई भी लेगा कि हाँ यार, बाहर का लोग तो ये घटना कर दे, लेकिन सरकार उपलब्ध करा रही है। ड्राइवर अच्छा होगा, कुक अच्छा होगा, चोरी नहीं कर पाएगी। तो वहां से हम देखें तो जो 10वीं 12वीं पास है, जो ज्यादा शिक्षित नहीं है, जो लोग काफी बेरोजगार को ड्राइविंग, तो वो काफी खपत हो सकती है। योग्यता अनुसार। हाँ, योग्यता बहुत खपत हो सकती है ना। क्या सरकारी, जो मुझे पता है सरकारी नौकरियां सरकार इतनी नहीं निकाल सकती, लेकिन सरकारी का भी यह है कि मान लीजिए एक व्यक्ति को नौकरी मिलने का मतलब 7 पीढ़ी का भला होना, एक परिवार का भला होना, एक परिवार समृद्ध बन जाता है। हम क्या होता है गाँव में, क्या होता है कि मैं गाँव का रहने वाला हूँ, कि 10 लोग घर में तैयारी कर रहे हैं, तो वो घर वाले पूरी परिस्थिति जान लेते हैं कि मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं वो सबको पढ़ाते हैं, कोचिंग करवाते हैं। वो देखते हैं यार ये 10 में से 8 लोग तो कमजोर हैं, इन्हीं पर 2 पढ़ने में होशियार है, तो वो 8 को प्राइवेट जॉब, कोई चाय की, कोई सब्जी की, कुछ भी वो प्राइवेट जॉब में लग जाते हैं। घर वाले लगाते हैं, सरकार नहीं लगाती है, कहती प्राइवेट जॉब में हमने लगा दी। वो घर वाले अपनी परिस्थिति घर चलाने के लिए उसको प्राइवेट जॉब में 2 लोगों को तैयारी कराते हैं। चल ठीक है, 2 पे तो हम पैसे लगाते हैं, 8 लोग कमाएंगे, तो कम से कम ये सक्सेस हो जाएगा, परिवार मजबूत हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ, पेपर लीक हो गया, या पेपर लीक नहीं हुआ तो कोर्ट में अटक गई। बेचारा सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहा है। यदि उसको भी 2 लोगों को समय पे नौकरी मिल जाए तो परिवार, 10 लोगों का परिवार मजबूत हुआ कि नहीं हुआ। तो ये चीजें सरकार को करना पड़ेगा। सरकारी तो ये समय पे रोजगार मिले, और जो प्राइवेट क्षेत्र में, जो मैं आपको जो 2 चीजें बताई, एक्सपोर्ट वाली और जो ट्रेनिंग सेंटर बनाकर, जो चाहे ड्राइवर हो, कुक हो, ये चीजें भी सरकार करेगी तो बहुत बेरोजगारी कम हो सकती है। और नेताओं की जो सुविधा है, भत्ता कम कर दो ना। अब इनका भत्ता होता सब कम करके, और युवाओं का जो परीक्षा शुल्क माफ कर दो। ये चीज सरकार को करना पड़ेगा। हाँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, राजस्थान का पहला ऐसा मैं यूथ लीडर हूँगा, जो मैं जयपुर में बोलता हूँ आपसे, जो आप पे चर्चा चल रही थी, मैं इस चीज से मीडिया चौथा स्तंभ है। आज मैं जिंदा हूँ आप लोगों के सहारे से। आपने आवाज उठाई है और आपने हमारे युवाओं की आवाज बुलंद की है, जिससे आज युवाओं को न्याय मिल पा रहा है। तो आपको जो भी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप चर्चा करते हो, कई नेता ये कहते हैं कि साहब ये ओपिनियन है, तो पता नहीं कि राजनीति के स्टंट जो भी कुछ है, तो आपकी जो भी है, मैं कह रहा हूँ, शायद कई लोग तो नेता घबराते हैं, कई नेता कहते हैं साहब ये सवाल मत पूछना, ये दुखती रख पे आप हाथ मत रख देना। तो मैं तो ये कहूंगा, आपको जो इच्छा वो सवाल पूछिए, जो इच्छा, क्योंकि मैं सच्चा हूँ और सच के लिए लड़ रहा हूँ, हर चीज का जवाब दूंगा। किसी भी सवालों से डरेंगे नहीं, बिल्कुल, सब कहना चाहते। तो फिर इस बात पर आपसे एक व्यक्तिगत सवाल करना चाहूंगा कि उपेंद्र यादव के जो परिवारजन है, उनकी एक शिकायत हमेशा बनी रहती है कि उपेंद्र यादव युवाओं के लिए और उनको रोजगार दिलाने के लिए, उनकी मांगों को उठाने के लिए घर को भूल जाते हैं, और वो कई कई समय तक घर आते ही नहीं है। इस शिकायत का क्या इलाज है? सच यही कहूँ कि मैं आप रात को भी, जैसे मैं आया हूँ ना, तो घर वाले वीडियो देख रहे हैं, उनका बहुत फोन आता है कि पेपर माफियों से लिख क्यों दुश्मनी ले रहे हो। वो तरसता है मेरे से मिलने के लिए। मैं उनको कहता हूँ कि कितने राजस्थान के लाखों माँ बाप है, उनका कितना मेरे पे विश्वास है, मैं कैसे विश्वास तोड़ दूँ। और मैं आपको बताऊँ, कई महीनों में जाता हूँ, 2 दीपावली तो मैं था ही नहीं। इस दीपावली में गुजरात था, उससे दीपावली सही से मानता है। मेरी तस्वीर मेरे माँ बाप ने अपने दीपावली पूजन में रखी, बेटा को याद करते हर कोई। तो उनकी पीड़ा मैं दोषी मानता हूँ इस चीज़ का कि मुझे उनकी सेवा करनी चाहिए थी, लेकिन मैं और माँ बाप को कैसे रोता हुआ देख सकता हूँ। उनकी मैं पीड़ा देखता हूँ, मैं उनके फ़ोन देखता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं समय निकालूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं उनकी पीड़ा देख नहीं पाता। अभी भी मुझे कहा कि मेरे सिस्टर की शादी है अभी मार्च में,
तो बोले कि कुछ दिन आपको शांत रहना है, पता नहीं दोबारा जेल में डाल दे, हमें शादी करनी है, रिश्ते में कई चीज़ें माँ बाप को चिंता होती है। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, मुझे शांत रहना है। लेकिन पेपर लीक वाले लोगों का आंसू देखे तो मैं नहीं रुक पाया। मैंने कहा चाहे मुझे जेल में डालो, गोली मारो, मैं चुप नहीं रह सकता। मैं मेरे स्वाभिमान में अपने आप को रोक नहीं सकता, मैं लड़ूंगा। हाँ मुझे पता है कि तकलीफ होती है, वो इंतजार करते हैं, रात को उनको नींद नहीं आती, जेल में जाते तो वो तरसते हैं कि उनका बेटा जेल में रहे, निर्दोष रहे, एक बार नहीं कितनी बार जेल में रहे, तो दर्द सबको होता है, परिवार है। तो ये चीज़ें तो मेरी पीड़ा, लेकिन क्या करें, सच के लिए लड़ रहा हूँ। कुछ खोना पड़ रहा है उन लोगों के लिए जो आज विश्वास है, आज उनका प्यार है। आज हर नेताओं लोगों ने तो चीटिंग किया है, पेपरों को बेच दिया, भविष्य को बेच दिया। तो आज मैं ये चाहता हूँ कि जैसे भगत सिंह जी ने भी कुछ किया था, देश आज़ाद हुआ, तो आज लोगों ने विश्वास किया, उनके विश्वास में खरा उतरूँ, उनके लिए मैं लड़ूँ जब तक मैं इस संगठन में हूँ। ये तो हम महात्मा गांधी और भगत सिंह के युग से देखते आ रहे हैं कि कुछ भी जनता की आवाज़ उठाने के लिए, कुछ अलग करने के लिए आउट ऑफ द वे जाकर कुछ करना होता है, जिससे आपके एक अलग लोग आपके साथ जुड़ते हैं और आवाज़ उठती है। इसके साथ एक चीज़ आपसे और जानना चाहूँगा कि इन दिनों हमने देखा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा पर निकले थे, तो वो भी कुछ इसी तरह टी शर्ट पहनकर यात्राओं में निकल रहे हैं और उनका जो टी शर्ट है वो भी काफ़ी उसकी बातचीत हो रही है। आपको भी मैं देख रहा हूँ इन दिनों आप टी शर्ट में ही नजर आ रहे हैं और बड़े बड़े जो आंदोलन है वो आप टी शर्ट में कर रहे हैं, तो इसका कोई कनेक्शन? देखो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, उस समय हमारी डांडी यात्रा चल रही थी। सर मैं आपको बताना चाहूँगा, 150 किलोमीटर हम पैदल चले, हमारे पास सोने की जगह नहीं थी गुजरात में, सड़कों पे सो गए, भूखे रहे, पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन हमने उस डांडी यात्रा को निकाला, जाने के बाद जेल में डाल दिया, वो महात्मा गांधी जी की पावन भूमि पर। लेकिन हमारा हौसला बहुत मजबूत था। मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई, उनके विश्वास पर हम वापस लौटे, उनके आसपास में वापस लौटे। मीटिंग फाइनल होनी है, अब धोखा होता है या मांगे पूरी होती है आने वाला समय बताएगा, लेकिन उनके विश्वास पे वापस लौटे। लेकिन उस समय मेरा ये शेविंग और जो बाल इतने कभी मैंने बड़े नहीं रखे, लेकिन संघर्ष के दौरान बढ़ गए। फिर मुझे झूठे मुकदमे में डाला, कई चीज़ें हो गई, तो अब मुझे लग रहा है कि कुछ बदलाव हो। तो कुछ बदलाव के लिए मैं सोच रहा हूँ, बदलाव के लिए एक तरह से आप माली से शपथ हो। लेकिन जो अभी मैंने राहुल गांधी जी का एक वीडियो देखा था, राहुल गांधी जी ने कहा कि मैंने टी शर्ट इसलिए पहने, अलग अलग वीडियो आ रहे हैं, एक वीडियो मैंने देखा कि मैं किसान के बेटे और बेटी को जब मैं देखता हूँ उनके पास शर्ट या टी शर्ट नहीं है, वो फटे हुए हैं, वो सर्दी में है, तो मैं उनको दर्द को देखकर उनका दर्द साझा कर रहा हूँ। तो मैंने भी राहुल गांधी जी की प्रेरणा लेते हुए कि राहुल गांधी जी किसान का बेटा और बेटी का दर्द समझ रहे हैं, और अधिकतर बेरोजगार किसान का बेटा और बेटी है, मैं भी किसान का बेटा हूँ। तो मैंने कहा कि शायद वो उनका दर्द समझ रहे, तो मैं युवा हूँ, तो मैंने कहा कि राहुल गांधी जी तक मैसेज पूछे कि राजस्थान का एक ही युवा, वो भी आप जैसे शेविंग नहीं करवा रहा, ना कटिंग करवा रहा, और आप जैसे टी शर्ट में इसलिए घूम रहा है कि राहुल गांधी जी उनकी पीड़ा समझे कि हाँ पेपर लीक मुक्त राजस्थान बने, हाँ जो वादा सरकार ने किया वो पूरे हो और युवाओं के सपने पूरे हो, तो कम से कम वो दर्द समझे। इसलिए मैं भी रात को ट्रेन में टी शर्ट में आया था, सर्दी लग रही थी, लेकिन मुझे वो युवा के चेहरे दिख रहे हैं जो आज रोते हैं, परेशान है, दुखी है। तो ये राजनीतिक स्टैंड नहीं है, केवल राहुल गांधी जी तक बात पहुंचाने के लिए। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छे काम किया है, उम्मीद करता हूँ आज की रैली के बाद मुख्यमंत्री जी जरूर संज्ञान लेंगे। बेहतरीन बहुत अच्छी रैली थी, आक्रोश युवाओं का था, तो मुख्यमंत्री गृह निवास में युवाओं का आक्रोश मुख्यमंत्री जी तक पहुंचेगा। मैं तो पहले भी कह रहा हूँ कि हम मुख्यमंत्री जी कांग्रेस सरकार के विरोधी नहीं, हमने तो बीजेपी सरकार में आंदोलन किए। मुख्यमंत्री जी बुलाकर युवाओं की समस्याओं को हल करते हैं या समस्याओं को हल करके उनको खुशियां देते हैं, तो हम जिंदाबाद और धन्यवाद देने के लिए तैयार हैं। यदि कोई राजनीति के द्वारा षड्यंत्र होता, कुछ होता, तो वो कभी ये नहीं कहेगा कि हम सब संगठन छोड़ देंगे या फिर धन्यवाद देने के लिए तैयार। हम तो कह दिया कि हम सब लोग यदि युवाओं की मांगे करते हो तो हम कांग्रेस में आ जाएंगे, समर्थन देने के साथ आ जाएंगे, खुला समर्थन। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये जो लखनऊ समझौता है, मंत्रियों का लिखित समझौता है, गुजरात समझौता है, ये पेपर लीक वाली जो समस्या चल रही है, इन मांगों को पूरा करते हैं तो चाहे मुझे पूरी उम्र जेल में डाल दो, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, साइन कर चल तैयार हूँ मैं। बहुत बड़ी बात आप इस मन से ये कह रहे हैं। कार्यक्रम के अंत में आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा कि जो युवा आपके ऊपर नजर जमाए बैठे हैं, जो युवा आपसे अपेक्षा किए हुए बैठे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवा साथियों को कहना चाहूंगा कि चाहे मुझे कभी भी जेल में डाले या कुछ मेरे साथ षड्यंत्र हो, आपको इस लड़ाई को रोकना नहीं है। हमें पेपर लीक मुक्त राजस्थान बनाना है, प्रदेश के बेरोजगार को प्राथमिकता दिलानी है और भर्तियों को पारदर्शिता के साथ करवाना है। आज युवा तड़प रहा है, मर रहा है अवसाद में, तो हम क्यों मरे, हम क्यों तड़पे? 2023 चुनाव आ गए ना, ताकत हमारे पास है ना, सत्ता में हम लेके आते हैं ना, तो अपनी ताकत को पहचानिए। हम हर बार जाति और धर्म के नाम पे बढ़ जाते हैं और हम लोग नेताओं के झांसों में आ जाते हैं। इस बार जाति और धर्म के नाम पे नहीं बटना है, इस बार हमें
रोजगार, नौकरी, पेपर लीक मुक्त राजस्थान के लिए हमें संघर्ष करना है और कहना है हम उसी के साथ है जो युवाओं के भविष्य के लिए लड़ेगा। एक बड़ा मैसेज देना है। अब पहले हम नेताओं के पास जाते थे, नेता अब आपके पास आने वाले हैं क्योंकि अब चुनाव आगे नवंबर दिसंबर में, तो आपको डटकर सामना करना है, सवाल पूछना है, आवाज बुलंद करनी है कि इस बार वोट हम जाति और धर्म के नाम पे नहीं देंगे, इस बार वोट रोजगार और नौकरी के नाम पे देंगे। तो ये आपसे मेरा मैसेज है, विशेष अनुरोध है कि जब तक हम सब लोग एकजुट नहीं हो पाएंगे, एकजुट मिलकर नहीं लड़ पाएंगे, तो ये लोग हमें फूट डालेंगे, हमारे साथ धोखा करेंगे। तो उनको पूछिए पेपर लीक का क्या हुआ, पेपर लीक माफियाओं का क्या हुआ, भजन लाल का क्या हुआ, बत्तीलाल का क्या हुआ, डीपी जारवेल का, सवाल पूछिए, परिणाम क्या हुआ, कब पेपर लीक मुक्त राजस्थान बनेगा, कब रोजगार मिलेगा। हालांकि सीधा मैंने नेताओं के खिलाफ, पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। मेरा जीवन मुझे पता है खतरा, मेरे मकान के बाहर काफी गाड़ियां घूमती है, कब क्या मेरे साथ हो जाए, लेकिन मैं इस चीज से नहीं घबराता, न मरने से घबराता, मैं सच के लिए लड़ रहा हूँ। लेकिन फिर भी यदि मेरे साथ कोई षड्यंत्र, कोई घटना होती है, तो भी इस आंदोलन को नहीं रोकना। आपको उपेन्द्र यादव बनते हैं, आप सबको लड़ना आपके भविष्य के लिए, क्योंकि ये सपने आपके नहीं, ये भविष्य आपका नहीं है। आपसे ज्यादा सपने आपके माँ बाप देख रहे हैं। आपके माँ बाप को सपनों को पूरा करने के लिए आपको लड़ना होगा, धरातल पे भी, सोशल मीडिया पे भी, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो, सोशल मीडिया पे भी हमें लड़ना होगा। क्योंकि आपने देखा होगा लाखों रुपए खर्च करके नेता सोशल मीडिया पे टीम बनाते हैं, ठीक है, लेकिन हमारी तो टीम है ना, हम सब एकजुट होकर हम लोग सोशल मीडिया पे सब जगह अटैक करेंगे, अपनी बात मजबूती से रखेंगे, तो कहीं ना कहीं सरकारें, कोई भी राजनेता हो, मुख्यमंत्री जी भी इंसान है ना, अभिभावक है, वो भी वो भी सोचेंगे, उनके भी दिल है, वो भी जरूर इस पे गौर करेंगे। हाँ, युवा सड़कों पे उतर रहे हैं, इनकी पीड़ा समझनी चाहिए और इनको न्याय देना चाहिए। तो मैं 100% कह रहा हूँ, आप लोग यूं ही सड़कों पर उतरते रहे, यूं शांति पर अपनी बात रखते रहे, तो एक दिन तमाम नेता भी और मुख्यमंत्री जी भी जरूर गौर करेंगे और इसका निस्तारण करेंगे, आपको न्याय करेंगे। तो ये थे हमारे साथ राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, जिन्होंने बताया कि चाहे जान भी चली जाए लेकिन युवा बेरोजगारों के लिए उनकी जो आवाज है वो हमेशा उठती रहेगी, और साथ ही साथ उनके किसी भी आंदोलन में उन्होंने किसी भी राजनीतिक स्टंट से भी साफ मना किया है। थैंक यू सर।